हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू ब्रेन ब्लूम क्लासेस। आज की इस क्लास पे हम डिस्कस करेंगे बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है हंग असेंबली एंड रोल ऑफ गवर्नर। देखिए, अगर आप सोशल मीडिया खोलेंगे तो हर जगह पे एक ही न्यूज़ छाई हुई है कि तमिलनाडु पे क्या हो गया है, हंग असेंबली, राइट। तो अब बहुत लोगों को शायद ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि क्या है ये हंग असेंबली, राइट। तो चलिए इस वीडियो को समझते हैं कि हंग असेंबली क्या है और इसमें गवर्नर की रोल क्या होता है। ठीक है, चलिए। तो देखिए, क्या होता है, असेंबली इलेक्शन होता है, राइट। जब असेंबली इलेक्शन होता है तब क्या होता है उस असेंबली इलेक्शन में, एक तो एक ही सिंगल पार्टी इलेक्शन लड़ सकता है, या तो एक दूसरा पार्टी जहाँ पे बहुत ज़्यादा कोलिएशन, यानी कि एक एक दो तीन तीन चार पार्टीज मिल के एक प्री पोल अलायंस बन के क्या कर सकते हैं, इलेक्शन लड़ सकता है, राइट। या एक सिंगल पार्टी, राइट, या एक ऐसी भी पार्टी हो सकता है जहाँ पे एक दो पार्टीज क्या कर सकते हैं, मिल के इलेक्शन लड़ सकते हैं, राइट। तो क्या होता है कि हंग असेंबली बेसिकली क्या है कि जब भी असेंबली इलेक्शन होता है, ठीक है, उस सिचुएशन में जब कोई भी एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी या जो प्री पोल अलायंस है, यानी कि इलेक्शन के आगे जो अलायंस बना हुआ था वो पार्टी, उनको जब क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलता है लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो ऐसी टाइप ऑफ सिचुएशन को हम क्या बोल देंगे, हंग असेंबली। क्लियर? ओके, लेट मी रिपीट। देखिए, एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे कोई भी सिंगल पॉलिटिकल पार्टी या प्री पोल अलायंस को क्या नहीं मिलता, क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलता, कहाँ पे, लेजिस्लेटिव असेंबली पे, तो उस असेंबली को हम क्या बोल देंगे, हंग असेंबली। ठीक ठीक है। तो अगर हंग असेंबली हो जाएगा जहाँ पे एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी या एक प्री पोल अलायंस को मेजॉरिटी नहीं मिलेगा, तो डेफिनेटली क्या नहीं हो पाएगा, वो लोग गवर्नमेंट नहीं बना पाएंगे, राइट। किसी एक पार्टिकुलर स्टेट में क्या नहीं बना पाएंगे, गवर्नमेंट नहीं बना पाएंगे, राइट। फिर क्या किया जाएगा, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, या तो उनको अलायंस बनाना पड़ेगा या तो किसी एक पार्टी के साथ मिलना पड़ेगा, कोलिएशन करना पड़ेगा, और मेजॉरिटी सपोर्ट के साथ फिर गवर्नमेंट बनाना पड़ेगा। क्लियर? तो देखिए, यहीं पे लिखा है, ए हंग असेंबली इज अ सिचुएशन where no single political party or pre-poll alliance gets a clear majority in the legislative assembly. क्लियर? आई होप नाउ आप लोगों को समझ में आ गया है कि व्हाट इज हंग असेंबली। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो देखिए, क्या हुआ है कि हम बेसिकली क्यों ये टॉपिक पढ़ रहे, क्योंकि जो असेंबली इलेक्शन हुआ था तमिलनाडु पे, उस तमिलनाडु में जो असेंबली इलेक्शन हुआ था उसमें क्या हो गया है अभी, हंग असेंबली। ठीक है, क्यों? क्योंकि किसी एक पार्टी ने मेजॉरिटी मार्क को क्रॉस नहीं किया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उनकी कितनी सीट्स हैं, 234। अगर आप 234 को डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 117, राइट। 117, यानी कि 234 की हाफ कितना है, 117। तो किसी एक पार्टी को गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए तमिलनाडु पे कितनी सीट्स मतलब उनके पास होना चाहिए, जीतना चाहिए, 117। लेकिन क्या हुआ है, इधर देखिए इस स्लाइड में, लेकिन किसी एक पॉलिटिकल पार्टी, देखिए किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की जो सीट्स मिला है, क्या आपको दिख रहा है 117? नहीं, राइट। तो तमिलनाडु पे क्या हुआ है कि टीवी के, है ना, एक्टर विजय की जो पार्टी है टीवी के, उसको हाईएस्ट सीट मिला है 108 सीट्स, लेकिन उसने 117 जो सीट्स हैं, राइट, उसको क्रॉस नहीं किया है या उसको टच नहीं किया है, राइट। तो इसीलिए ये क्या बन गया है, हंग असेंबली। इसने तो जीता है, इसने तो मेजॉरिटी सीट्स जीता है 108, लेकिन मेजॉरिटी मार्क क्रॉस नहीं किया है, दैट इज़ 117, राइट। और बाकी पार्टीज़ को तो बहुत कम मिला है, तो इसीलिए तमिलनाडु पे क्या बन गया है, हंग असेंबली। ठीक है, क्या बन गया है कि हंग असेंबली की कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी, सिंगल पॉलिटिकल पार्टी, या तो कोई भी एक अलायंस वाला या तो कोलिएशन वाला, किसी एक पार्टी को
ये 117 क्रॉस नहीं हुआ, राइट। सो दिस इज़ द मेन बोल सकते हैं मुद्दा, ठीक है, ये मेन मुद्दा है रिलेटेड टू दी तमिलनाडु। क्लियर। तो मेन क्या होता है कि गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए क्या होता है कि एक पार्टी या तो एक अलायंस को ये हाफ वे यानी कि 117 को टच करना पड़ेगा इन दी असेंबली। लेकिन अभी हम लोगों ने क्या देखा कि तमिलनाडु पे कोई भी एक पार्टी ने इसको टच नहीं किया, राइट। तो इसीलिए ये उधर पे तमिलनाडु पे ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है कि क्या हो गया है उधर पे हंग असेंबली, राइट। ओके, तो ये तो मैंने समझा ही दिया है कि क्यों ये बन गया हंग असेंबली, क्योंकि किसी एक पार्टी ने मेजॉरिटी मार्क क्रॉस नहीं किया जो कि 117 सीट्स है, राइट। टीवी के बन गया है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, लेकिन इनफ सीट्स उसने सिक्योर नहीं किया है टू फॉर्म गवर्नमेंट इंडिपेंडेंटली। अगर उसी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी टीवी के को तमिलनाडु पे गवर्नमेंट फॉर्म करना ही था या करे तो उसको कितना सीट सिक्योर करना था, 117, राइट। तो इसीलिए अभी सिंगल पार्टी है टीवी के, इसको गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए दूसरी पार्टीज़ की सपोर्ट लेना नेसेसरी ज़रूरी बन गया है, ठीक है। इन ऑर्डर टू टच 117 सीट्स अभी टीवी के को क्या करना पड़ेगा, किसी एक दूसरे पार्टी से क्या लेना पड़ेगा, सपोर्ट। ओके, अभी देखते हैं कि हंग असेंबली के दौरान कोई भी एक स्टेट की जो गवर्नर होता है उनका क्या रोल होता है। क्लियर। तो जो स्टेट की जो गवर्नर होते हैं, हर एक स्टेट की गवर्नर होता है, राइट। उनकी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है। जब किसी एक पार्टी को इलेक्शन के दौरान मेजॉरिटी नहीं मिलता है, नो पार्टी गेट्स मेजॉरिटी, तब स्टेट की जो गवर्नर है उनके ऊपर एक इम्पॉर्टेंट रोल है, ठीक है। मेन रोल गवर्नर की ये है कि एक स्टेबल गवर्नमेंट फॉर्म करना ज़रूरी है स्टेट पे, और उनका जो डिसीजन होगा गवर्नर का वो न्यूट्रल होना चाहिए, बायस्ड नहीं होना चाहिए, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर में होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि गवर्नर किसी एक पार्टी को फेवर कर रहे हो और उसी पार्टी को उन्होंने सरकार बना दिया। नो, द गवर्नर हैज़ टू एक्ट न्यूट्रल एंड इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर। क्लियर। ओके, अभी रिलेटेड टू दिस रोल ऑफ द गवर्नर क्या हुआ है, एक कमीशन बिठा था, ठीक है, जिसका नाम क्या है, सरकारिया कमीशन। अभी सरकारिया कमीशन कौन सी ईयर को ये कमीशन बनाया गया था, 1983। क्लियर। इस सरकारिया कमीशन ने क्या किया है, कुछ गाइडलाइंस दिया है कि अगर किसी एक स्टेट में हंग असेंबली हो जाता है बाय चांस, तो उसमें उस स्टेट में गवर्नमेंट फॉर्म करने में गवर्नर क्या क्या रोल प्ले कर सकता है, ठीक है। तो पहले गवर्नर क्या करेंगे, देखेंगे कि कौन सी पार्टी प्रीपोल अलायंस यानी कि इलेक्शन के आगे, जो मैंने समझाया था ना बी, जहाँ पे 1 2 3 4 पार्टीज मिलके एक अलायंस बन के इलेक्शन में लड़े हैं। तो अगर कोई भी एक अलायंस जिनकी लार्जेस्ट सपोर्ट है, ठीक है, उनको पहले पूछा जाएगा कि क्या आप गवर्नमेंट फॉर्म करना चाहेंगे, ठीक है। उनको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा, उसके बाद प्रेफरेंस दिया जाएगा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, ठीक है। और थर्ड नंबर में दिया जाएगा पोस्ट इलेक्शन कोलिएशन, यानी कि इलेक्शन के बाद जब एक पार्टी, फॉर एग्जांपल एक सिंगल पार्टी है, इसको क्या नहीं मिला, मेजॉरिटी नहीं मिला, तो ये क्या करेगा, बी को छोड़ दो, बी लेट्स से के एक दूसरा पार्टी को बोलेगा कि आप मेरे साथ कोलिएशन कर लीजिए, और कोलिएशन करने के बाद आपका जो सीट्स है वो प्लस हो जाएगा, और इसी तरह हम गवर्नमेंट फॉर्म कर देंगे। तो इलेक्शन के बाद अगर जो पार्टी कोलिएशन करके आएगा विद द लार्जेस्ट नंबर, तो वो गवर्नमेंट होगा इन थर्ड केस। क्लियर। और फोर्थ केस में क्या होगा, अगर ये तीनों कंडीशंस भी मेट नहीं हो रहा है तो फोर्थ में आएंगे, जो है कि पोस्ट इलेक्शन कोलिएशन विद आउटसाइड सपोर्ट। लेट्स से देखिए, लेट्स से कि ए प्लस के इन दोनों ने क्या कर लिया है, इलेक्शन के बाद इस ए को मेजॉरिटी नहीं मिला, लेट्स से, ठीक है। तो
के की सपोर्ट लिया, राइट, के की सपोर्ट लिया, के की जितना सीट्स है ए को ऐड कर दिया, तो अभी ये एक पार्टी बन गया। तो क्या हो गया, पोस्ट इलेक्शन कोलिएशन तो हो गया। फिर भी लेट्स से कि मेजॉरिटी नहीं मिल रहा है, ठीक है, लेट्स से फिर भी क्या नहीं मिल रहा है, मेजॉरिटी नहीं मिल रहा है, तो ये ए प्लस के लेंगे तीसरी सपोर्ट, लेट्स से जी, एक जी है ग्रुप, इनकी सपोर्ट ले रहे, लेट्स से अच्छे से लिख देती हूँ जी, हाँ, जी की सपोर्ट ले रहे, ठीक है। तो जी क्या करेगा, आउटसाइड सपोर्ट की तरह काम करेगा, यानी कि फॉर द टाइम बिंग आएगा, आके इनको सपोर्ट करेगा और ये मेजॉरिटी दिला देगा, लेकिन वो कोई भी इम्पोर्टेंट रोल नहीं प्ले करेगा इन दी असेंबली ऑफ द स्टेट, यानी कि कोई भी मिनिस्ट्रीज होल्ड नहीं करेगा, असेंबली की कोई भी मिनिस्ट्रीज को होल्ड नहीं करेगा जी। आफ्टर ये गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद जी क्या हो जाएगा, अपने आप हट जाएगा, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे आउटसाइड सपोर्ट। होप इट इज़ क्लियर, ओके। सो यही था सरकारिया कमीशन की गाइडलाइंस रिलेटेड टू दी गवर्नर की गवर्नर पहले किसको प्रेफरेंस देंगे, पहले प्री पोल अलायंस विद द लार्जेस्ट पार्टी, सेकेंड सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, और थर्ड पोस्ट इलेक्शन कोलिएशन, और फोर्थ पोस्ट इलेक्शन कोलिएशन विद द आउटसाइड सपोर्ट। क्लियर, ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट है फ्लोर टेस्ट रिक्वायरमेंट। फ्लोर टेस्ट क्या होता है, देखिए, अगर किसी एक असेंबली में, ठीक है, जो चीफ मिनिस्टर बनते हैं उनको क्या होता है कि 30 डेज़ के अंदर उनको मेजॉरिटी प्रूफ करना होता है कि उन्होंने जिस पार्टी से आए हैं, वो जिस पार्टी से आके चीफ मिनिस्टर बना है, राइट, उनको प्रूफ करना पड़ेगा कि उनकी पार्टी के पास क्या है, मेजॉरिटी है असेंबली में। तो इसी को ही बोला जाता है क्या, फ्लोर टेस्ट। होप इट इज़ क्लियर, व्हाट इज़ फ्लोर टेस्ट, जब चीफ मिनिस्टर 30 डेज़ के अंदर प्रूफ करते हैं कि वो चीफ मिनिस्टर जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं उस पार्टी का मेजॉरिटी सीट्स है इन दी असेंबली, तो उसको बोला जाता है फ्लोर टेस्ट। तो ये चीफ मिनिस्टर को प्रूफ करना होता है विद इन 30 डेज़, और यही फ्लोर टेस्ट कंफर्म करता है कि जो गवर्नमेंट बना है क्या उनका इनफ सपोर्ट है ऑफ दी एमएलएस। लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या होता है, एमएलएस होते हैं, राइट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो उनकी ज़्यादा सपोर्ट इस सीएम के पास है या नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली उनकी पार्टी गवर्नमेंट सरकार बना रहे, राइट, तो उनका ज़्यादा सपोर्ट होना चाहिए ऑफ द एमएलएस, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं न्यूट्रलिटी ऑफ द गवर्नर। तो गवर्नर तो मैंने आगे ही बोल दिया था कि उनको बायस तरीके से एक्ट नहीं करना चाहिए, राइट, ही शुड रिमेन पॉलिटिकली न्यूट्रल, ठीक है। गवर्नर की मेन रोल क्या होता है, उनका मेन रोल होता है कि उसी स्टेट में अच्छे से गवर्नमेंट फॉर्मेशन हो, ठीक है, नॉट टू सपोर्ट ए गवर्नमेंट बेस्ड और पर्सनल प्रेफरेंस और आइडियोलॉजी। किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी, किसी एक उनकी पर्सनल प्रेफरेंस या गवर्नमेंट बेस्ड ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। पूरी गाइडलाइंस के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से उनको ये इंश्योर करना पड़ता है कि एक स्टेट में अच्छे से गवर्नमेंट बने, अच्छे से गवर्नमेंट हो। तो ये मेन रोल होता है गवर्नर का, ओके। और एक कमीशन बैठा था, ठीक है, जिसका नाम क्या है, पुंची कमीशन। तो पुंची कमीशन कब बना था, ये पुंची कमीशन 2007 में फिर एक कमीशन आया, पुंची कमीशन। और इस कमीशन को किसने लीड किया या बोल सकते हेडेड किया, पुराने यानी कि एक फॉर्मर चीफ जस्टिस इंडिया की एम पुंची। उन्होंने भी इन्फोसाइज किया कि गवर्नर जो होता है स्टेट का, जब किसी एक स्टेट में हंग असेंबली हो जाए तो उसमें गवर्नर को कैसे एक्ट करना चाहिए, न्यूट्रल, बायस्ड तरीके से एक्ट नहीं करना चाहिए, न्यूट्रल तरीके से एक्ट करना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी के साथ चलना चाहिए, ठीक है। हंग असेंबली के दौरान जो गवर्नमेंट की फॉर्मेशन होता है उसमें क्या होना चाहिए, फेयर प्रोसेस होना चाहिए, किसी भी बायस्ड तरीका नहीं होना चाहिए, और जो गवर्नमेंट बनेगा वो अच्छे से पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से बने,
ठीक है, तो 2 कमीशन आप लोगों को इम्पोर्टेंटली याद करना पड़ेगा विथ regard to hung assembly. One, it is the Sarkaria Commission and the other it is the Punchi Commission. तो अभी हम आ गए हैं कंक्लूशन में. आई रियली होप आप लोगों को ये समझ आ गया, राइट? फिर से एक बार थोड़ा सा ब्रश अप कर देती हूँ कंक्लूशन में कि हंग असेंबली क्या है. एक ऐसा असेंबली इलेक्शन के बाद जहाँ पे किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलता, राइट? तो उसमें क्या करता है, उसमें क्या होता है, उसके बाद गवर्नर का बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल रोल इनफैक्ट होता है, ताकि वो इंश्योर करे कि एक स्टेबल गवर्नमेंट फॉर्मेशन हो उस स्टेट में जहाँ पे हंग असेंबली हुआ है, राइट? और 2 कमीशन हम लोगों ने देखा है, एक सरकारिया कमीशन, एक पुंची कमीशन. दोनों ने भी इम्पोर्टेंट बात क्या बोला है कि न्यूट्रलिटी होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल फेयरनेस होना चाहिए, और जो पार्टी मेजॉरिटी हो जाएंगे उनको प्रूव करना पड़ेगा क्या, फ्लोर टेस्ट. और फ्लोर टेस्ट भी मैंने आप लोगों को समझा दिया, राइट? कि सीएम जो बनेंगे, चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट, उनको विद इन 30 डेज प्रूव करना पड़ेगा कि उनकी जो पार्टी है उनके पास क्या है, मेजॉरिटी. ओके, विद दिस आई हैव कंप्लीटेड द एंटायर टॉपिक एंड आई रियली होप कि आप लोगों को ये समझ में आया है. Please do like, share and subscribe to my channel. I really hope आप लोग को समझ में आ गया है. With this, let me end today's session. Thank you so much.